नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का वर्ष 2020 में जो 2 नवंबर 2020 को प्रश्न पत्र आया है, इसका आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के इस प्रश्न पत्र का इस वीडियो में हम हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अपने उत्तर मिला लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 14 दिसंबर 1974, 11 दिसंबर 1975, 12 दिसंबर 1974 या फिर 9 दिसंबर 1975। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 9 दिसंबर 1975। दृष्टि बाधितों के लिए लिपि कौन सी है? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि दृष्टि बाधितों के लिए लिपि ब्रेल लिपि है। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 1994 में। हकलाने के क्या कारण होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण या फिर उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने के ये दोनों कारण हो सकते हैं, उक्त दोनों। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 1987, 1989 या फिर 1988। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1987। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, टेलर फ्रेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता या फिर विशिष्ट अधिगम अक्षमता। जो टेलर फ्रेम होता है वो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए होता है। दृष्टि बाधित बच्चे टेलर फ्रेम की सहायता से अंकगणित और बीजगणित सवालों को हल कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपयुक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ICET। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 14 है। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर, टिचनर या फिर बिने। तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक कहा जाता है वो साइमन बिने को कहा जाता है। अगला है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित किया गया? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 1999, 1988, 1998 या फिर 2000। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की अधिनियम 44 के अंतर्गत ये पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 1999। अगर ये पूछ देता, धारा भी पूछ देता, तो वो होती 44 धारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, सिकंदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा देहरादून। व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो व्हाइट केन डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो श्रवण क्षीणता के मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं, कम बाधित, मंद बाधित, गंभीर बाधित या फिर पूर्ण बाधित। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता के प्रकार लिखो। तो ये तो आपको मालूम है, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपके हो गए डिसलेक्सिया हो गई, डिस्ग्राफिया हो गई, डिसकैलकुलिया हो गई। और यहाँ पर अगर आपने विशिष्ट अधिगम निःशक्तता में ये लिख दिया है कि आपका जो ये अस्थि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, तो अगर एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया तो ये मान के चलिए इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। पिछड़े बालकों की विशेषता ये है कि वो अपने ही साथियों से विभिन्न स्तरों पर पिछड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो घर, परिवार, समाज, विद्यालय के लिए समस्याओं के जनक हो जाते हैं, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपको मैं बता चुका हूँ कि वो होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है।
अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं। ये पाठ को जल्दी याद कर लेते हैं, इनका शब्द भंडार अधिक होता है, ये रटने के बजाय समझने पर विश्वास करते हैं और ढेर सारी लक्षण होते हैं जिनसे हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। बाल अपराध के रोकने के 2 उपाय लिखो। तो बाल अपराध को रोकना है तो बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो ये मैं बार बार बता चुका था कि आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी अन्वेषण विधि की खोज। कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके निर्माण क्या कहलाता है? इसको हम कह सकते हैं बायोनिक्स। ये एक टेक्निक होती है, कृत्रिम अंगों के निर्माण की टेक्निक होती है, बायोनिक्स हम कह सकते हैं। अगर आपने बायोनिक्स भी लिखा है तो मान चलिए उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही होगा। शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अस्थि बाधित, ठीक है, अस्थि बाधित। आगे देखते हैं, अगला है समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है? तो समायोजन और परिष्करण की आप दोनों की एक तरीके से कह सकते हैं परिभाषा लिख दीजिए। तो यहाँ पर वही यहाँ अंतर हो जाएगा। समायोजन का मतलब ये है कि समाज में एक दूसरे के साथ सहयोग करना, ठीक है, और परिष्करण का क्या मतलब है कि समाज में एक दूसरे की जो समस्याएं होती हैं उन पर ध्यान देना और उन समस्याओं को खत्म करना। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं परिष्करण है। आगे है, शरीर के अंगों में असमवयति गति क्या कहलाती है? तो इसका जो उत्तर हो सकता है कि वो हो सकता है पेशीय गति, हम कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंगों में जो गति होती है वो पेशीय गति के माध्यम से होती है। सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है सहायक उपकरणों की, इसको हम कह सकते हैं आर्थोटिस्ट या फिर हम कह सकते हैं प्रोस्थेटिस्ट, ठीक है। ये एक तरीके से इनके निर्माण की प्रक्रिया है। ये हम कह सकते हैं कि इनके निर्माण करने के लिए एक टेक्निक होती है, एक मतलब कह सकते हैं कि जैसे एक तरह का कोर्स होता है, वो होता है ये आर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर इससे संबंधित भी आपने कुछ लिखा होगा तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, नंबर देगा या नहीं। निःशक्तता के प्रतिमानों के नाम लिखो। तो निःशक्तता के प्रतिमान कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मानसिक मंदता, चलन निःशक्तता, बौनापन, बौद्धिक निःशक्तता, पार्किंसंस रोग, ये सब क्या है? ये सब निःशक्तता के प्रतिमान। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं वो अगर आप उससे रिलेटेड भी कुछ लिख देते हैं ना तब भी आपको नंबर मिल जाता है। अब आप कक्षा कक्ष में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान कैसे करते हैं? तो कक्षा कक्ष में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान हम ऐसे करते हैं कि उन्हें सुनने में तकलीफ होती है, उनके लिए हमें जोर से बोलना पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हें कान की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बच्चों की हम इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो श्रवण निःशक्त बच्चा है। तो यहाँ पर इस तरह आपने देखा 30 प्रश्न, यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया 30, इनमें से आपके कितने सही हुए नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 30 प्रश्नों के हमने जवाब आपको बता दिए हैं और आपने अपने जवाबों से मैच भी कर लिया होगा। हो सकता है कि एक दो जो प्रश्न ऐसे हैं जो आपने भी कभी नहीं सुने होंगे वो इस परीक्षा में भी आ गए हैं, तो हो सकता है उनमें से कुछ प्रश्नों में डिफरेंस हो सकता है। बाकी जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके तो आंसर बिल्कुल फिक्स हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपके इन सभी प्रश्नों से मिलान करने पर कितने अंक आ रहे हैं नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि 30 में आपके कितने आ रहे हैं या फिर बहुविकल्पी में आपके कितने सही हुए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।